जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 17/9/2020 को शिफ्ट 1 में सोशल साइंस से रिलेटेड जो पेपर 1 में सवाल पूछा गया था दोस्तों बिहार स्टेट में, उसके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 17/9/2020 को जो सवाल पूछा गया था पेपर 1 में सोशल साइंस से रिलेटेड बिहार स्टेट में, उसको हम लोगों ने देख लिया है। तो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों एक एक सब्जेक्ट का। तो जिन लोगों ने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके उससे देख लें। एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि बॉटनी हो, जूलॉजी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सोशल साइंस हो, इसका जितना भी YCT का दिया गया वो मैं सब का कवर करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। सारा का प्रैक्टिस सेट और जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगा। अभी कौन कौन सा स्टार्ट है, तो जूलॉजी का स्टार्ट है, बॉटनी का भी है, और कल से मैंने ज्योग्राफी का भी स्टार्ट कर दिया है। ये सोशल साइंस का हमारा शायद ये 8वां वीडियो है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें दोस्तों, आपको जो मैंने वादा किया है कि मैं प्रीवियस ईयर्स और प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो मैं करा दूंगा, एग्जाम से पहले ही करा दूंगा, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग दोस्तों इस सेट को कवर कर रहे हैं 17/9/2020 को शिफ्ट 1 में जो सवाल पूछा गया है सोशल साइंस से रिलेटेड। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसका PDF कहाँ पर मिलेगा, तो इसका जो PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ये डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पूरा क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जहां इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुझे लगेगा डिस्कस करना तो वो मैं कर दूंगा। और ये जो क्वेश्चन दिया गया बाइलिंगुअल में दिया गया, याद रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशियंट। प्राचीन जो नगर है तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था। तो ये जो तक्षशिला था किसके बीच में स्थित था, तो यह सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। अगर हम बात करें कि यह किसकी राजधानी थी, तो याद रखना यह जो थी राजधानी गंधार, यह गंधार प्रदेश की क्या थी दोस्तों, राजधानी थी तक्षशिला। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है यहाँ पर कि ये जो तक्षशिला था सिंधु और झेलम नदी के बीच क्या था दोस्तों, स्थित था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ से क्या है, तो यहाँ से याद रखना है कि यहाँ से कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, मगध का राजवैजीवक चाणक्य, वसुबंध आदि ने क्या की थी दोस्तों, शिक्षा प्राप्त की थी। और यह प्राचीन शिक्षा का केंद्र था, ये तो आपको मालूम ही होगा। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन एन एंशियंट एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है। सभी को मालूम होगा कि अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और जादू टोना वाला जो वेद है वो कौन सा है, अथर्ववेद है। सबसे बाद का भी जो वेद कौन सा है, यह अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अथर्ववेद में इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट्स याद रखना है कि अथर्ववेद में ही सभा एवं समिति को क्या कहा गया, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि होयसला मॉन्यूमेंट्स आर फाउंड इन। होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो होयसल स्मारक आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यह देखने को मिलेगा हेलबिड और बेलूर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो होयसल स्मारक हेलबिड और बेलूर में पाए जाते हैं। होयसल राजाओं का काल जो है कला और स्थापत्य की उन्नति के लिए विख्यात है। उनके द्वारा बनाए गए सुंदर मंदिरों के कई उदाहरण आज भी हेलबिड, बेलूर और श्रवण बेलगोला में से प्राप्त होता है। होयसलों की राजधानी याद रखना है क्या था, तो यह था द्वार समुद्र, इंपॉर्टेंट है। आधुनिक नाम इसका क्या है, तो हेलबिड है, जो इस समय कर्नाटक राज्य में क्या है दोस्तों स्थित है। वहाँ के वर्तमान मंदिरों में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो विष्णुवर्धन के द्वारा कराया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पूछ सकता है आपसे कि होयसलेश्वर का जो प्राचीन मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो विष्णुवर्धन के द्वारा, ठीक है। बिहार स्टेट ने इसका आंसर क्या माना था, ए, जो कि क्या है गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो अशोक का अशोक नाम किस अभिलेख में देखने को आपको मिलेगा, ये देखने को मिलता है मॉस्की में। और कौन कौन सा अभिलेख है आइए देख लेते हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। तो यह है दोस्तों मॉस्की है, गुर्जरा है, निट्टूर है, उदय गुलाम आदि अभिलेखों में जो है अशोक का नाम जो है दोस्तों देखने को मिलता है। कौन कौन सा, तो याद रखना मॉस्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदय गुलाम, इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। और सर्वप्रथम जो है मॉस्की अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ा गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों।
नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अशोक ने गुर्जरा अभिलेख में स्वयं को क्या किया था, राजा अशोक कहा था। तो ये याद रखेंगे कि अशोक के किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को राजा घोषित किया था या राजा अशोक कहा था, तो यह था गुर्जरा अभिलेख। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट कि व्हाट डज द बुद्धायन थ्योरी, या इसे कहा जाता है बौद्धायन सलवा सूत्र, सुलभ सूत्र रिलेटेड टू, यानी बौद्धायन प्रमेय जिसे क्या कहा जाता है, बौद्धायन सुलभ सूत्र किससे संबंधित है। तो यह सूत्र जो है दोस्तों, बौद्धायन सुलभ सूत्र किससे संबंधित है, तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई से संबंधित है बौद्धायन सुलभ सूत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इस बौद्धायन सुलभ सूत्र में क्या कहा गया कि 2 के वर्गमूल का अनुमान जो है पाइथागोरस प्रमेय के एक संस्करण का जो है दोस्तों कथन शामिल है। यह सूत्र जो है कृष्ण यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद की एक शाखा है। कौन सा, यजुर्वेद 2 शाखाओं में बटा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो यह कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से क्या है दोस्तों, संबंधित है। इंपॉर्टेंट है फैक्ट। नेक्स्ट है, चलिए हिंदी में ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है। तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, गुप्त काल का, तो ये जो है मिलेगा आपको बाघ गुफा में। राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ गुफा। अजंता की गुफा भी जो है गुप्त काल के चित्रांकन का, और इसका दूसरा जो अवशिष्ट उदाहरण आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा है, वो बाघ गुफा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो गुप्त काल से संबंधित चित्रांकन के मात्र 2 उदाहरण इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट ये सवाल है। इनमें एक जो है अजंता की गुफा, महाराष्ट्र के कहाँ है, औरंगाबाद जिले में चित्रांकन किया गया। गुप्त काल के चित्रांकन का जो दूसरा उदाहरण है वो बाकी गुफाएं मध्य प्रदेश की बाघनी नदी के किनारे है, याद रखेंगे। ये जो कहाँ पर है, बाकी गुफाएं हैं, यह मध्य प्रदेश की बाघनी नदी के पास जो है दोस्तों ये बाकी गुफाएं स्थित हैं। बाकी गुफाएं में कुल कितना गुफाएं, याद रखना 9 गुफाएं हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 4 और 5 सुरक्षित क्षेत्र हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, रंग महल गुफा कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि रंग महल की गुफा कहाँ पर स्थित है, तो यह बाकी गुफाओं में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बाकी गुफा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि प्राचीन निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव स्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। किस मूर्ति कला में होता था शिष्ट का प्रयोग, ये सवाल है। यह हो जाएगा राइट आंसर, भरूच मूर्ति कला में जो है दोस्तों, मूर्ति कला में क्या होता था, शिष्ट का प्रयोग यानी स्तरित चट्टानों का प्रयोग होता था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूछ सकता है आपसे कि भरूच कहाँ पे है, तो यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। यहाँ मौर्य सम्राट अशोक ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। शुंग काल में उसका क्या होता है, विस्तार किया गया तथा उसके चारों ओर पाषाण की वेष्टनी निर्मित कर दी गई। वेष्टनी जो है स्तंभ तथा तोरण पट्टों पर खुदी हुई मूर्तियां हैं तथा ये बुद्ध के जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं और मनोरंजक दृश्यों से युक्त है। देखिए ये जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊँ सोशल साइंस का, ऐसा नहीं कि केवल पेपर 1 में ही पूछ सकता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ये जो है दोस्तों, जहाँ पर अगर पेपर 2 की बात करें तो हिस्ट्री का जो आपका सेक्शन है पेपर 2 में, जिन लोगों ने हिस्ट्री पेपर को चूज किया है तो वहाँ पर भी ये आपके लिए काम करेगा। बीपीएससी ट्रिप 4.0 की परीक्षा देने जाएँ तो ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको काम करेगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, करा रहा हूँ। वैसे तो मैं पेपर 1 के लिए ही मतलब क्वेश्चन इसमें जो मैंने सेलेक्ट किया वो पेपर 1 का है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, स्टेट के लिए, साथ ही साथ बीपीएससी ट्रिप 4.0 के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना, एक एक क्वेश्चन को रट जाना है डिटेल के साथ। नेक्स्ट है, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। तो याद रखना किसका निर्माण किया गया था, तो धौली स्थित शैल हाथीकृत का जो है दोस्तों, शैलकृत हाथी का जो है सबसे पहले जो है निर्माण किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, तो मौर्य शासक जो है अशोक के शासन काल में धौली कहाँ पर है, उड़ीसा में है, चट्टान को काटकर हाथी की आकृति बनाई गई थी। महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक पल्लव कालीन है, याद रखना है, पूर्व मध्यकाल का है। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है 11वीं शताब्दी में यताति प्रथम द्वारा करवाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछेगा कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित जो लिंग राज मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो यताति प्रथम द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था, तो 11वीं सदी में।
जबकि उदयगिरी स्थित वराह मंदिर गुप्त काल के समय इसका जो है दोस्तों निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था, यानी कौन था इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोटपल्ली। मोटपल्ली वो बंदरगाह था दोस्तों, समुद्री पतन था ऐसा कह सकते हैं, जो कि काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोटपल्ली। राइट, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मोटपल्ली या मोटूपल्ली काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पतन था, याद रखना है। यह पतन जो है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। इस पतन के समृद्धि की जानकारी जो है वेनिस यात्री कौन था? मार्को पोलो ने दिया था। ठीक है, बिहार आयोग ने इसका आंसर क्या माना था? सी माना था, जो कि क्या है दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो भारत की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थानकवासी संप्रदाय का जो संबंध है दोस्तों वो जैन मत से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। उल्लेखनीय है कि श्वेतांबर संप्रदाय यानी जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? श्वेतांबर कहा जाता है। आधुनिक रूप से उप संप्रदाय के रूप में स्थानकवासी संप्रदाय का क्या हुआ था दोस्तों? उदय हुआ था। ये पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा जैन आगमों के अधिकार को अस्वीकार करते थे। संभवतः इस संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? 17वीं शताब्दी में हुई थी। बिहार आयोग ने इसका आंसर क्या माना था? डी है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ये सवाल जो है यूपीएससी बीपीएससी सब में ये सवाल पूछा गया है। देखिए स्टेट में भी ये सवाल पूछा गया है, तो मैत्रेय ये भावी बुद्ध हैं, याद रखेंगे आप लोग। भारतीय इतिहास में मैत्रेय जो हैं भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। पाली साहित्य में मैत्रेय नामक बोधिसत्व को भावी बुद्ध कहा गया। बोधिसत्व के स्तर पर पहुंचने वाले साधन ज्ञान प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा रखता है। इस अवस्था का साधक सर्वदा दूसरों का कल्याण करने तथा दूसरों के दुख को दूर करने के लिए तत्पर रहता है। भौतिक दृष्टि से बोधिसत्वों में और लौकिकेश्वर प्रधान है, जिसे पद्म पानी भी कहा जाता है। तो याद रखना, पूछ सकता है कि पद्म पानी किन्हें कहा जाता है? तो और लौकिकेश्वर को कहा जाता है, जो कि क्या है? एक बोधिसत्व है। आयोग ने इसका आंसर देखिए ये भी गलत दिया हुआ है, मैत्रेय होना चाहिए। आयोग ने क्या आंसर माना है? ए माना है। नेक्स्ट है किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? कल्याण मंडप तो किसके काल में हुआ था? तो कल्याण मंडप का याद रखना है विजयनगर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, परफेक्ट। तो कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण किसका था? तो विजयनगर साम्राज्य का था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो ये एक विशिष्ट लक्षण था। विजयनगर में मंदिर स्थापत्य की प्रविधा शैली थी। यह वेसर शैली का ही क्या है दोस्तों? रूप है। वेसर शैली का रूप क्या है? प्रविधा शैली। ठीक है, अमान मंडप, हजार स्तंभों का मंडप व कल्याण मंडप प्रविधा शैली की विशेषता थी। कल्याण मंडप में देवता एवं उसकी पत्नी के विवाह का उत्सव आडंबर पूर्वक मनाए जाते थे दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह कौन था? तो यह था दोस्तों अबू फजल। अबू फजल जो था मध्यकालीन लेखक था जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख अपने ग्रंथों में क्या किया था दोस्तों? उल्लेख इसका किया था। राइट आंसर हो जाएगा डी। और किस ग्रंथ में किया था? तो अकबरनामा में, याद रखना है। यह नौरत में शामिल था। अबू फजल सभी को मालूम होगा। और इससे रिलेटेड क्या याद रखना है कि अबू फजल का एक भाई था जिसका नाम था फैजी, और यह जो था अकबर का राज कवि के पद पर क्या था दोस्तों? आसीन था। अकबर के दरबार में यह राज कवि के पद पर आसीन था, जो कि इसका नाम क्या है? फैजी। कौन था? तो यह अबू फजल का भाई था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को उसकी जो प्रजा थी जगत गुरु कहकर जो थी दोस्तों पुकारती थी। राइट आंसर हो जाएगा सी। कितने अच्छे सवाल दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा सवाल है, याद रखना है। ट्रिप 4.0 के लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बीजापुर का शासक था ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को गरीबों की सहायता करने के कारण उसे क्या कहा जाता था? अबला बाबा एवं गरीबों का मित्र भी कहा जाता था। वह महान विद्वान भी थे। उसने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस, याद रखना है, किताब ए नौरस की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा किया गया था। इसी के शासनकाल में फरिश्ता ने
तारीख फरिश्ता यानी गुलशन ए इब्राहिम नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की क्या की थी दोस्तों, रचना की थी। देखिए अब आयोग ने इसका आंसर क्या माना है, बी माना है। नेक्स्ट है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से एक किसे बाबुल मक्का जो है दोस्तों कहा गया। देखिए ये जो सवाल है बीपीएससी में भी पूछा गया है, आप देखें तो शायद 69वीं या 70वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है कि बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार किसे कहा गया है। तो जिन लोगों ने स्टेट पेपर 1 दिया होगा तो वो तो आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूज हैं कि बाबुल मक्का द्वार जो है किसे कहा गया था, यानी मक्का द्वार किसे कहा जाता था मुगल काल में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यह कहा गया है सूरत को कहा गया है दोस्तों। ठीक है, ये 2020 का पेपर है, आप देख सकते हैं 17/9/2020 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में उससे रिलेटेड सवाल है। और ये जो सवाल है पूछा कहाँ पर गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, शायद 69वीं या 70वीं बीपीएससी, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बीपीएससी में सवाल आया है। ठीक है, तो सूरत बंदरगाह को जो है मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का जो है दोस्तों द्वार कहा जाता है, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती है। सूरत गुजरात के प्रमुख शहरों में से मालूम होगा आपको। यह शहर जो है वस्त्र निर्माण के लिए जाना जाता है। इस बंदरगाह को पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। तो अपने संदेशों के प्रचार के लिए वो कौन से भक्ति संत थे जिन्होंने सबसे पहली बार हिंदी का प्रयोग किया था, तो वे थे दोस्तों रामानंद थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रामानंद का जन्म याद रखना इलाहाबाद में कान्यकुंज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने राघवानंद से धार्मिक शिक्षा ली थी। रामानंद ने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश दिए थे, जिससे आंदोलन की लोकप्रियता क्या हुआ था दोस्तों, बढ़ा था। इन्होंने दक्षिण से उत्तरी भारत में भक्ति का प्रसार कर सेतु का काम किया था। तो पूछ सकता है किस भक्ति संत ने दक्षिण भारत से उत्तरी भारत में अपने ज्ञान दर्शन का प्रचार प्रसार किया था, तो वे कौन थे, रामानंद थे। वे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के पहले महान संत थे, तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि धर्मत का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, तो धर्मत का जो युद्ध है किन के बीच लड़ा गया था, तो यह औरंगजेब और दारा सिकों के बीच लड़ा गया था, जिसमें दारा सिकों क्या होता है, इसमें पराजित हो जाता है। ठीक है, और धर्मत का युद्ध का एग्जैक्ट डेट भी याद रखना है कि कब हुआ था, तो यह हुआ था 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को। औरंगजेब और मुराद की सेना उज्जैन के पास धर्मत नामक स्थान पर जसवंत सिंह व कासिम खां के नेतृत्व वाली दारा सिकों की शाही सेना को क्या कर दिया था दोस्तों, पराजित किया था। धर्मत विजय की स्मृति में औरंगजेब ने फतेहाबाद नगर की क्या की थी दोस्तों, स्थापना की थी। जसवंत सिंह जब धर्मत से पराजित होकर जोधपुर आया तो रानी ने उसे किले में घुसने नहीं दिया था दोस्तों, याद रखेंगे ये पॉइंट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है। सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है, ये आपसे सवाल पूछा गया। राइट आंसर की बात करें, आइए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले कौन आए थे, शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज, और देन क्या हो जाएगा, चैतन्य आएंगे। ठीक है, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, तो ये थे शंकराचार्य थे। ठीक है, उनके बाद कौन आए थे, रामानुज, और उसके बाद चैतन्य, जिन्हें महाप्रभु के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो शंकराचार्य जो थे 8वीं सदी के थे। इन्होंने अद्वैतवाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। रामानुज जो थे 11वीं सदी के थे। इन्होंने विशिष्टाद्वैत के संस्थापक थे। ठीक है, तो अद्वैतवाद के संस्थापक मैचिंग में आ सकता है कि अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, शंकराचार्य। रामानुज किसके संस्थापक थे, तो विशिष्टाद्वैत के संस्थापक थे। चैतन्य जो थे किस काल के हैं, तो 15वीं सदी के भक्ति संत हैं, और कीर्तन प्रथा का समावेश किया था तथा गोसाई संघ की स्थापना तथा कृष्ण भक्ति पर इन्होंने क्या किया था दोस्तों, बल दिया था। पूछा हुआ है कि गोसाई संघ की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो चैतन्य के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो भक्त जो तुकाराम थे वह जहांगीर के समकालीन थे, भक्त तुकाराम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और तुकाराम को जो है दोस्तों महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है। तुकाराम शिवाजी के भी समकालीन थे। इन्होंने शिवाजी द्वारा धन को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मेरे लिए सोना एवं मिट्टी एक समान है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है। तो यह अवस्थित है दोस्तों कहाँ पर, हम्पी में यह अवस्थित है स्तंभ। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो प्रसिद्ध जो है विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित जो स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, हम्पी जो कि विजयनगर में अवस्थित है। हम्पी के सभी मंदिरों में विठल स्वामी मंदिर सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम अलंकृत है। इसमें विष्णु यानी विठोवा पंढरपुर के प्रसिद्ध देवता थे।
की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर का जो निर्माण है किसने कराया था, तो ये तो सवाल आपको याद ही रखना है कि विट्ठल जो स्वामी का मंदिर है उसका निर्माण कराया था कृष्ण देव राय ने। और किनके साथ कब प्रारंभ किया हुआ था ये, तो 1513 ईस्वी में। उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में भी इसका जो निर्माण है वह जारी रहा था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नागा अर्जुन नहीं थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तुकाराम त्यागराज और वल्लभाचार्य भक्ति आंदोलन के संत थे, जबकि नागार्जुन जो थे वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थे। और महायान की स्थापना नागा अर्जुन ने ही की थी, याद रखेंगे। उन्होंने बौद्ध धर्म के संत पौल कहा जाता है, इन्हें जो है बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है, संत पौल कहा जाता है नागार्जुन को। यानी बुद्ध को ईश्वर अवतार मानते हैं तथा उनकी पूजा करते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो ये नागा अर्जुन थे। इन्होंने माध्यमिक कारिका नामक ग्रंथ की क्या किया था दोस्तों, रचना किया था। नेक्स्ट सवाल की बात करें, नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पद नाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे, तो मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पद नाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे। राइट आंसर हो जाएगा यह होता था ग्राम मुखिया के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पद नाम जो है ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे। मध्यकालीन भारत में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी। इसके प्रमुख को ग्राम प्रधान यानी मुखिया कहा जाता था। दक्षिण भारत में इसे पटिकिल और उत्तर भारत में महत्तर के नाम से जाना जाता था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिए। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे, तो बंजारे कौन थे, तो बंजारे थे दोस्तों ये व्यापारी थे बंजारे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द और घट्टा किसे निरूपित करता है, तो और घट्टा जो शब्द है दोस्तों किसे निरूपित करता है, तो याद रखना यह निरूपित करता है दोस्तों भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील जो था उसे क्या कहा जाता था, और घट्टा कहा जाता था। ये जो है दोस्तों पेपर 1, पेपर 2, 3, 4.0 में भी सवाल है दोस्तों, पूछ सकता है। कॉमन पेपर में भी ये सब ऐसे हिस्ट्री के सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, कुछ जहाँ इम्पॉर्टेंट तो सवाल है ही, इसका डिस्कशन और भी इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कुछ क्या लिखा गया है कि भारत में रहट के प्रवेश का वास्तविक समय 13वीं या 14वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है, किंतु इसका सर्वप्रथम एवं विस्तृत वर्णन जो है बाबर ने अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या है, बाबरनामा। और ये सवाल बाबर पुस्तक पूछा जाता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, तो तुर्की भाषा में यह लिखा गया है, ठीक है। और फारसी भाषा में इसका अनुवाद किसने कराया था, तो अकबर ने कराया था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसकी व्यवस्था थी, यह किसकी व्यवस्था थी दोस्तों, किसकी व्यवस्था थी, तो यह थी दोस्तों मागध की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने वालों को मागध सूत आदि कहा जाता था। इतिहास लेखन की परंपरा के विकास में सूतों की उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू था। यजुर्वेद में सूतों को मगध के साथ जोड़कर दिखाया गया है। परंपरा में सूतों को राजकीय वंशावलियों और पुरोहितों के उत्तराधिकारी क्रम या वंश की रचना करने और उन्हें सुरक्षित रखने का श्रेय दिया जाता था। आयोग ने इसका आंसर क्या माना है, ए माना है, जो कि क्या है दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है, बनी ठनी किस शैली का है, यह सुप्रसिद्ध चित्र है। तो ये याद रखना है किशनगढ़ शैली का है बनी ठनी चित्र। राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो किशनगढ़ शैली का सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी था। किशनगढ़ के जो राजा थे सावन सिंह ने बनी ठगी के नाम से सुविख्यात एक अर्ध सुंदरी दासी के रूप में राधा के स्वरूप की कल्पना की, जिससे प्रेरित होकर राजा ने कलाकृतियाँ तैयार करवाए। राधा कृष्ण की आराधना के लिए उसने भक्ति संगीत की रचना की। उसका नाम क्या था, नागरी दास था। यह विलक्षण कला शैली के चित्रों का निर्माता कौन था, तो निहाल चंद था। निहाल चंद और उसके सहयोगी मिलकर राधा कृष्ण को उद्यान मंडप में विविध त्यौहार मनाते हुए चित्रित किया है इसमें। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो भारतीय गौरव का जो अंतिम सूर्य है वह प्रयुक्त हुआ है पृथ्वीराज चौहान के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। और
इन्हें राय पिथौरा के भी नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान को। और तराइन का जो युद्ध हुआ था प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में, जिसमें इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन दूसरा लड़ाई में क्या होता है दोस्तों, ये मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं। इनके दरबारी कवि कौन थे, तो ये चंद्रवरदाई थे। और जयानक नामक कवि रहते थे, याद रखना है, जयानक और चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था चंद्रवरदाई के द्वारा, जिसमें पृथ्वीराज की विजयों का क्या है, वर्णन दिया गया है। आयोग ने इसका आंसर क्या माना है, देखिए कितने क्वेश्चन का गलत आंसर आयोग ने दिया है बिहार स्टेट में। नेक्स्ट है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। तो राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है, सुरक्षा के लिए लिया जाता था, तो इसे कहा जाता है चौथ। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। तो सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को चौथ नाम से जाना जाता है। शिवाजी के आय के प्रमुख स्रोतों में चौथ और सरदेशमुख कर प्रमुख हैं। यदुनाथ सरकार के अनुसार चौथ मराठा आक्रमण से बचने के बदले में वसूल किया जाने वाला कर था, जबकि सरदेशमुखी आय के 10% के रूप में अतिरिक्त कर था। यह कर जो है प्रजा से वंशानुगत सरदेशमुखी होने के नाते लिया जाता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। तो किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, तो यह था कौन, अकबर। अकबर ने लाला कलावंत से जो है दोस्तों हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और अकबर जो है दोस्तों एक वाद्य यंत्र बजाता था, नगाड़ा, और स्वयं गायक भी था अकबर, याद रखना है। गायक वादन उसने हिंदू गवैया लाल कलावंत से सीखा था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। ये सवाल भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसे दिया था, तो तानसेन को। यह अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार था। इसका वास्तविक नाम क्या था, राम तनु पांडे था। आयोग ने इसका राइट आंसर क्या माना है, बी माना है, जो कि गलत है। दस्तान बंदगान कौन कहलाते थे, तो दस्तार बंदगान बंदान कौन कहलाते, सॉरी दस्तार बंदान कौन कहलाते थे, तो दस्तार बंदान उलेमा कहलाते थे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दस्तार बंदगान उलेमा कहलाते थे। उलेमा सल्तनत काल में मुस्लिम धार्मिक गुरु थे, जिनका कार्य मुस्लिम कानूनों की क्या करना था, विवेचना करना था। अर्थात इस्लामी धर्माचार तथा शरीयत कानून के व्याख्यारों का एक महत्वपूर्ण वर्ग था। उलेमाओं का शासन पर अत्यधिक प्रभाव रहता था, याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, झांसी से तो महारानी लक्ष्मीबाई थी, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। ठीक है, कौन प्रभावित नहीं था, तो बी जो है चित्तौड़ इससे प्रभावित नहीं था। और भी क्या था यहाँ पे, याद रखना है। फैजाबाद से कौन नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह का, तो मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद से तो लियाकत अली। मिलान करने के लिए आता है, ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था, तो लॉर्ड रिपर ने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। लगाया किसने था, तो लॉर्ड लीटन ने, याद रखना है। लॉर्ड लीटन ने जो है वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है उसे क्या किया था दोस्तों, लागू किया था। कब, तो 1878 में। और इसे समाप्त किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त किया था। नेक्स्ट है कि किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है, तो किसका उल्लेख किया है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है, कई बार ये सवाल आ भी चुका है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में किया गया है, जिसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और सन्यासी विद्रोह की बात करें तो 1770 ईस्वी के दशक में द्विज नारायण एवं केना सरकार के नेतृत्व में बंगाल में शुरू हुआ था। यह विद्रोह शंकराचार्य के ये जो विद्रोही थे वो शंकराचार्य के क्या थे, अनुयायी थे। इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, तो बंगाल में अकाल तथा तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगा प्रतिबंध था। वारेन हेस्टिंग ने लंबे अभियान के बाद सन्यासी विद्रोह को क्या किया था, दबाया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था, तो सबसे पहले ब्रिटिश के द्वारा किसका निर्माण कराया गया था, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और कब बनाया गया था, तो 1641 ईस्वी में। यह भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला था। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला
वेंकटजाक से क्या किया था, मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया एवं इसी कारण फ्रांसिस डे को जो है मद्रास का संस्थापक। तो ये मालूम होगा कि मद्रास शहर का जो संस्थापक है वह किसे माना जाता है, फ्रांसिस डे को माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी। तो बहुविवाह नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। और इन्हीं के प्रयासों से क्या होता है दोस्तों, इन्हीं के प्रयासों से 1856 ईस्वी में क्या होता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन रहते हैं, या कह सकते हैं भारत के वायसराय कौन रहते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग रहते हैं। ठीक है, और इन्हीं का सबसे ज़्यादा योगदान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करने में। नेक्स्ट है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो प्रस्ताव है संवैधानिक सुधारों से संबंधित है। कब आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो यह आया था 1919 में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरे और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। विदेशी यात्री है जिसने भारत में क्या किया था, हीरे और हीरे की खदानों की विस्तृत चर्चा की। इसका नाम क्या है, तो यह है जेया बैप्टिस्ट ट्रेविनियर ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कहाँ का ट्रेविनियर कहाँ का यात्री था, तो फ्रांसीसी यात्री था। 6 बार भारत की यात्रा की थी ट्रेविनियर ने। सूरत, आगरा, बुरहानपुर, गोवा, ढाका, गोलकुंडा आदि शहरों की यात्रा की थी। यह पेशे से क्या था, जौहरी था। ये सवाल याद रखना है, या फैक्ट पॉइंट याद रख सकते हैं आप कि पेशे से कौन सा यात्री जौहरी था, तो वह था ट्रेविनियर। वह कहाँ का यात्री था, फ्रांसीसी यात्री था। अतः इसने हीरो के व्यापार व खनिजों के बारे में विस्तार से लिखा है। ट्रेविनियर का विवरण मुगल काल के आर्थिक इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। इसने अपनी यात्रा विवरण ट्रेवल इन इंडिया जो कि कब प्रकाशित हुआ था, तो 1676 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। तो कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था, तो यह थे आचार्य नरेंद्र देव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर हम बात करें कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1934 ईस्वी में। और इसके संस्थापक सदस्यों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी क्या थे दोस्तों, प्रमुख थे। यद्यपि ये नेता जो थे समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, किंतु उन्होंने अपना आदर्श अन्य समाजवादी देशों जैसे कौन थे, रूस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को न मानकर गांधी और नेहरू में ही अपना विश्वास दिखाया। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो यह सुझाव दिया गया था दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा कि कांग्रेस नामक संगठन को अब क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, ये भी सवाल जो है दोस्तों आ चुका है। आइए हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है भारत में, और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की, यह कथन किसका है। कई बार ये सवाल बीपीएससी में पूछा जा चुका है, स्टेट में भी पूछा जा चुका है, विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। यह कथन लॉर्ड कर्जन का है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था, बताइए। तो कैबिनेट मिशन योजना की तरफ से पूरी तरह पक्ष में कौन थे, तो ये थे महात्मा गांधी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इसके पक्ष में पूरी तरीके से नहीं थे, लेकिन पूरी तरीके से जो एक व्यक्ति थे जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे, वो कौन थे, महात्मा गांधी थे। आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्या है। तो 19 फरवरी को क्या आता है, 1946 को ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन को क्या किया था दोस्तों, भेजा था। गांधी जी ने इस योजना के संदर्भ में कहा था कि यह योजना समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना है। इसमें ऐसे बीज हैं जिनमें दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सके। ये स्टेटमेंट भी आपसे कभी कभी जो है दोस्तों कभी न कभी ये सवाल पूछ सकता है कि यह स्टेटमेंट किसका है। यह योजना समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना है। इसमें ऐसे बीज है जिनमें दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती है। यह स्टेटमेंट किसका है, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया। किस मिशन के बारे में इन्होंने कहा है, तो कैबिनेट मिशन के बारे में उन्होंने कहा है। आयोग ने सी आंसर माना है कि जो कि क्या है, गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। तो सभी को मालूम होगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को क्या किया गया था, इंडियन सिविल
सर्विसेज से क्या किया गया था दोस्तों, इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों किया गया था, तो 1977 में क्या होता था, सिलहट के सहायक दंडाधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति हुई, परंतु शीघ्र ही सरकार ने उन्हें इस पद से क्या किया था, बर्खास्त कर दिया था। शायद कुछ अभिलेख इन्होंने क्या किया था दोस्तों, छापा था, और इसी के चलते सरकार ने इनको क्या किया था, बर्खास्त किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। तो यह समाप्त हुआ था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। तो कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनसे रिलेटेड क्या याद रख सकते हैं आप कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, 1893 में गणेश उत्सव तथा 1896 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था। बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट की सहायता से होम रूल लीग की स्थापना की थी दोस्तों। सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और इसके बाद होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो एनी बेसेंट के द्वारा। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपस्थित, तो बाल्कन प्लान जो उपस्थित दोस्तों वह क्या थी, तो याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की यह उपस्थित बाल्कन प्लान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत विभाजन का बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की क्या थी दोस्तों, उपस्थित। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1920 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मनाने का प्रस्ताव रखा था। संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मनाने का प्रस्ताव रखा गया था किसके द्वारा, तो यह रखा गया था दोस्तों हजरत मोहानी के द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, और कॉमन भी सवाल है 3-4.0 एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 1921 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता हजरत मोहानी ने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मनाने का प्रस्ताव रखा। इस अधिवेशन के वास्तविक अध्यक्ष C.R. दास को बनाया गया था, पर उनके जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया था। याद रखना है बिहार आयोग ने त्रुटिवश 1921 की जगह क्या पूछ लिया, 1920 पूछ लिया, जो कि क्या है दोस्तों, गलत है। तो काफ़ी सवाल, तो एक तो सवाल गलत दे रहा है और उसके बाद जो क्वेश्चन दे रहा है उसका भी आंसर ये गलत दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना जो है सरकार इसको लेकर तत्पर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था, तो यह आयोजित किया गया था सूर्यसेन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1946 ईस्वी में बनी सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो सभी को मालूम होगा इनके पास कौन सा विभाग था। तो अंतरिम जो सरकार बना था तो उनमें खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे बढ़ते हैं, वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय। सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी स्किप नहीं करना। लियाकत अली को वित्त विभाग सौंपा गया था, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था, तो पेशे से शिक्षक कौन थे, तो जेबी कृपलानी जो थे पेशे से एक शिक्षक थे। ये सवाल आपको घूम फिर कर देखने को मिलेगा जरूर, मतलब सारे सवाल तो मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कुछ सवाल बहुत ज़्यादा जो है रिपीटेड है, लेकिन ये सब सवाल जो है दोस्तों ये लेटेस्ट है। आपसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन से पेशे से एक शिक्षक थे, ये कॉमन सवाल बन सकता है, तो जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है हमारा सवाल, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी, तो सुबह आज़ादी नामक कविता लिखा गया था फैज अहमद फैज के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा स्पीड चलते हैं हम लोग और आंसर मैं बताते चलता हूँ। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था, तो किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया था, स्वराज सभा रख लिया था 1920 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और बाल गंगाधर तिलक ने, जो मैंने बताया था दोस्तों, 1916 को बेलगाम में होम रूल लीग की स्थापना की थी और इसका कार्यकाल
जो क्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत व बराड़ था। जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर, इन्होंने स्थापना कब किया था? अप्रैल 1916 में। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1918 ईस्वी को दोनों होम रूल लीग को एक में मिलाया गया, बाद में इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया। अब हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल को देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग भूगोल से रिलेटेड सवाल को देखेंगे, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों का भी पेपर 2 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो भी यहाँ से आप रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को रख सकते हैं। और 4.0 के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट है डायमंड, क्वेश्चन है कि 51 नंबर, डायमंड रिंग इज अ फेनोमेनन ऑब्जर्व्ड। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जाता है। तो यह जो है दोस्तों दृश्य कब देखा जाता है? तो यह देखा जाता है दोस्तों कब? तो यह देखा जाता है केवल पूर्णतः पद चिन्ह के परिधीय क्षेत्र पर यह देखा जाता है, यानी ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन ऑफ द टोटली ट्रेल्स में यह देखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला है? तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो संसार में सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला क्या है दोस्तों? महाद्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो सबसे सुसंगत कौन सा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है मंगल पे। तो याद रखना है बर्फ घटकों और हिम क्षितिज जल की उपस्थिति। ठीक है। तो मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बर्फ घटकों और हिम क्षितिज जल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो एंथ्रासाइट में सबसे अधिक जो होता है कार्बन अंश होता है। राइट आंसर हो जाएगा सर्वोत्तम कोयला इसे माना जाता है एंथ्रासाइट को। राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद कौन आता है? तो बिटुमिनस आता है, याद रखेंगे। उसके बाद लिग्नाइट कोयले, ठीक है, और पीट कार्बन। नेक्स्ट, निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है? तो पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और कणों से हुई है, यह बताने वाले कौन थे? तो ओ स्मिथ थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जेम्स जीन्स तथा एच ऑल्वेन द्वैतारक परिकल्पना के समर्थक थे। इन्होंने क्रमशः ज्वारीय परिकल्पना तथा विद्युत चुंबकीय परिकल्पना का क्या किया था दोस्तों? प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है कि यदि एक प्रेक्षक तारे को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थिति होता है, तो वह अवस्थिति होता है विषुवत रेखा पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज कायांतरित होता है। तो क्वार्ट्ज जो है कायांतरित होकर बनता है बलुआ पत्थर। राइट आंसर जो होता है बलुआ पत्थर से कायांतरित होकर क्या बनता है दोस्तों? सॉरी, क्वार्ट्ज बनता है, याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर दिया गया है कि अवसादी चट्टानों से रूपांतरित होकर बनने वाले सेल्ची, जैसे क्ले एवं सेल से क्या बनता है? स्लेट बनता है। चूना पत्थर से क्या बनता है? संगमरमर। चाक और डोलोमाइट से बनता है संगमरमर। और कंग्लोमेरेट से क्या बनता है? क्वार्टजाइट बनता है। नेक्स्ट है सूर्य का प्रभा मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रभा जो मंडल होता है यानी हलो होता है, प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पच्छाद मेघों के हिम स्फटिकों में, यानी आइस क्रिस्टल्स इन सिरस क्लाउड से यह उत्पन्न होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लैगून नहीं है? तो कौन सा लैगून है? तो पेरियार जो झील है वह लैगून झील का उदाहरण नहीं है, जबकि अष्टमुद्री झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, ये सब लैगून झीलें हैं दोस्तों, याद रखेंगे। यह जो है कृत्रिम झील है। कैसा झील है? तो यह एक कृत्रिम झील है, यानी मानव निर्मित झील है ये। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विश्व वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है? तो विश्व वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है? तो याद रखना है उष्णकटिबंधीय वर्षावन की जो प्रतिशतता है विश्व में सबसे अधिक है। बालियारिक द्वीप कहाँ स्थित है? तो बालियारिक जो द्वीप है वह कहाँ स्थित है? तो यह भूमध्य सागर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित महासागरों में से किस एक ने डायोमेंटिना यानी ट्रेंच स्थित है? तो ट्रेंच किस में स्थित है? तो यह है हिंद महासागर में स्थित। डायोमेंटिना ट्रेंच कहाँ पर स्थित है?
तो यह जो है दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो यह बना है दोस्तों लोहा से बना है, यानी आयरन से बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किससे और देख लेते हैं। तो पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे, प्रावार यानी मेंटल, प्रावार का अर्थ होता है मेंटल, इंग्लिश में आप याद रख सकते हैं। मेंटल के नीचे जो है कोर लोहे से बना हुआ है। इसकी संरचना निकेल तथा फेडियम से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? तो रोटेशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का घूर्णन है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो डिफिनिट ड्राई एंड वेट सीजन, यानी निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु इसकी विशेषता है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की। राइट आंसर हो जाएगा डी। और इसका जो विस्तार है 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है। यहाँ तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाया जाता है मत्स्यन क्षेत्र? तो याद रखना है संसार में सर्वाधिक मत्स्यन जो क्षेत्र है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो वार्म एंड कोल्ड ओशियनिक करंट में, जहाँ पर उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती है वहाँ पर सबसे अधिक मत्स्यन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे कौन कौन सा हो गया? तो डाकर बैंक हो गया, सेंट पीयरे बैंक हो गया और जॉर्ज बैंक हो गया। यहाँ मत्स्यन बैंक का विकास देखने को मिलता है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल है, यानी इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट है? ये आपसे सवाल पूछा गया है कि पारिस्थितिकी उष्ण स्थल किसे माना जाता है भारत में? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट को। भारत में 4 जैव विविधताओं वाले हॉट स्पॉट मौजूद है। वो कौन कौन सा? हिमालय है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है और कौन सा? सुंडालैंड है। नेक्स्ट है विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? राइट आंसर हो जाएगा विश्व की जो 50% जनसंख्या है वो 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो यह है रसिया देश। नेक्स्ट है कि लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो लैटिन अमेरिका में यूरोपीय तथा इंडियन मिश्रित रक्त वाले यानी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मेस्टिजो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेस्टिजो कहा जाता है। और यूरोपीय अश्वेत मिश्रित रक्त वाले को मुलाटो तथा अश्वेत एवं भारतीय मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो जैम्बो कहते हैं इसे। नेक्स्ट, निम्न में से किनके साथ इजराइल की साझी सीमा है? इंपॉर्टेंट है, इजराइल की साझी सीमा किसके साथ है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। किसके साथ है इजराइल की सीमा? तो उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया से इसकी सीमा लगती है, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन से, तथा दक्षिण में मिस्र से सीमा साझा करता है कौन? इजराइल। नेक्स्ट सवाल है हमारा निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा डोबर जल संधि, यानी स्टेट ऑफ डोबर क्या करता है? फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से जोड़ने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिब्राल्टर क्या करता है देख लेते हैं। स्पेन और मोरक्को के मध्य है तथा डेनमार्क डेनमार्क और आइसलैंड के मध्य जल संधि का निर्माण करती है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाया जाता है? सभी को मालूम होगा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसे ग्रेट बैरियर रीफ को पानी का बगीचा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार जो है दोस्तों किसके पास है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया के पास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, यानी 28% है इसके पास। विश्व में अगर यूरेनियम भंडार को 100 मान लिया जाए टोटल भंडार को, तो 28% कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम भंडारों में अन्य प्रमुख देश क्रमशः कौन से? ऑस्ट्रेलिया है, कजाकिस्तान है, कनाडा, रूस इत्यादि हैं। नेक्स्ट है मलक्का के जल डमरू मध्य में से यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजर सकते हैं? तो किस एक से होकर गुजरा जा सकता है? तो सिंगापुर से होकर आप गुजर सकते हैं। कि अगर आप मलक्का के जल डमरू मध्य से यात्रा करेंगे तो आप सिंगापुर से होकर क्या कर सकते हैं दोस्तों? गुजर सकते हैं।
और ये जो मलक्का जलडमरू मध्य है वो मलय प्रायद्वीप तथा सुमात्रा के मध्य क्या है दोस्तों स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। यूपीएससी में भी यह सवाल आ चुका है, ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा है, तो यह है दोस्तों सुमात्रा। ठीक है, यूपीएससी का सवाल यहाँ पर दिया गया, ये यूपीएससी में सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से भी जो सवाल यूपीएससी का है यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ सवाल यहाँ पर हम लोगों ने देखा यूपीएससी में बीपीएससी में दिया गया था, और यूपीएससी का सवाल देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट है कि टर्की किनके मध्य स्थित है। तो टर्की जो है दोस्तों किनके मध्य स्थित है, तो टर्की जो किनके मध्य स्थित है, तो काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। कौन, टर्की, यानी तुर्की जिसे आप कहते हैं। टर्की की 4 सीमाओं से लगती है। ठीक है, उत्तर में काला सागर, पश्चिम में एजियन और मरमाना सागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, तो याद रखना है अजंता। ये जो पर्वत श्रेणी है केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। कौन से राज्य में, तो महाराष्ट्र। अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री पर्वत श्रेणियों का एक से अधिक राज्यों में क्या है दोस्तों विस्तार है। अच्छा सवाल है ये। भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी समताप रेखा क्या है, तो यह है 21 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जनवरी समताप रेखा कितना है, 21 डिग्री सेल्सियस है। भारत के सर्वप्रथम एक समुद्री अभ्यारण्य जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी स्थापित किया गया है, वो कौन सा है, तो यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, गल्फ ऑफ कच्छ में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि मिकांग गंगा सहयोग परियोजना है। तो मिकांग जो गंगा सहयोग परियोजना किसका है, तो याद रखना है यह जो है दोस्तों किसका है, तो यह जो है कुछ एशियाई राष्ट्रों बांग्लादेश और म्यांमार का एक संयुक्त पर्यटन पहल है, मिकांग पहल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मिकांग जो गंगा सहयोग परियोजना कुछ एशियाई राष्ट्रों और बांग्लादेश और म्यांमार का एक संयुक्त पर्यटन पहल है। मिकांग जो नदी है 6 देशों, कौन कौन सा, चीन से होकर बहता है, म्यांमार से होकर ये बहता है, लाओस से होकर बहता है, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम होते हुए मिकांग डेल्टा का निर्माण करती है। कौन कौन सा मिकांग नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है, तो चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, VVI भी है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुए के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, तो यह कौन सा है, तो यह है उड़ीसा का तट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है, तो गांधी सागर जो है चंबल परियोजना का एक, गांधी सागर जो बांध है वो चंबल परियोजना का क्या है दोस्तों, एक भाग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का एक भाग है तथा राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध भी इसी परियोजना का क्या है दोस्तों, भाग है। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, तो ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है, तो किस एक का जो है दोस्तों कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है, तो यह है हरियाणा राज्य का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्पीड में थोड़ा चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो वह है नल्ला मलाई। कौन सा है, नल्ला मलाई है। जैव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है दोस्तों, जबकि अगस्त मलाई, नीलगिरी और पंचमढ़ी ये जैव आरक्षित क्षेत्र है। और भारत में बात करें कि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितना है, 18 मोस्ट VVI ये फैक्ट्स हैं। पूछेगा बायो रिजर्व स्पेयर कितना है यहाँ पर, तो याद रखना है 18 है भारत में। कौन कौन सा, याद एक बार नज़र सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। नीलगिरी है, नंदा देवी है, नौकुड़ेक है, मानस है, सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी है, ग्रेट निकोबार है, सिमलीपाल है, डिब्रू साइखोवा है, दिहांग देवांग है, पंचमढ़ी है, कंचनजंगा है, अगस्ता मलाई है, अचान कमार, अमरकंटक है, कच्छ ठंडा रेगिस्तान है, शेषाचलम है और पन्ना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं, तो यह पाया गया है किम्बरलाइट का बृहद भंडार कहाँ पर, तो रायपुर में। छत्तीसगढ़ का जो रायपुर जिला है वहाँ पर हाल ही में क्या देखने को मिला है, किम्बरलाइट के बृहद भंडार यहाँ पर देखने को मिला है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से जाता है, तो यह कौन सा है, NH नेशनल हाईवे जो 6 है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर जाता है दोस्तों।
नेक्स्ट है कि भारत के सभी जैवमंडलीय आरक्षित में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से नहीं है? तो कौन सा उसमें नहीं है, ये आपसे सवाल। तो कंचनजंगा जो है इसमें अभी शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कंचनजंगा जो है यूनेस्को के जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। VBI पहली बात है ये दोस्तों। विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल भारत के 10 प्रमुख जैवमंडल आगार क्षेत्र कौन कौन सा है? तो नीलगिरी शामिल है इसमें, मन्नार की खाड़ी है, सुंदरवन है, नंदा देवी है, नोकड़े के पंचमढ़ी है, सिमलीपाल है, अचनाकमार है, अमरकंटक है, ग्रेट निकोबार और अगस्ता मलाई जैवमंडल आगार है दोस्तों। नेक्स्ट है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? सभी को मालूम होगा नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोदा बेटा है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और इसकी ऊंचाई भी याद रखना है, 2636 जो है इसकी ऊंचाई है मीटर। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है? तो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवण आर्द्रभूमि है? तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवण आर्द्रभूमि कहाँ पर स्थित है? तो यह है दोस्तों राजस्थान राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो राजस्थान के सांबर झील तथा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान रामसर समझौते के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो याद रखना है किस नदी का उद्गम स्थल जो है भारत में नहीं है। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है दोस्तों, ये इसका उद्गम स्थल जो है भारत से नहीं होता है। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील से है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है, जिसकी लंबाई कितना है? 470 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किस प्रकार का वन देखने को आपको मिलेगा? तो भारत में जो है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन है, यानी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस जो फॉरेस्ट है, वो भारत में सर्वाधिक मात्रा में यह पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है सवाल, और VBI भी यह सवाल है। और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो यह देखने को मिलेगा पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के पहाड़ियों पर, अंडमान और निकोबार द्वीपों में पाया जाता है। इसमें मुख्य वृक्ष कौन कौन सा है? तो साइडर है, होलक है और कौन सा है? कैल है। 94 नंबर सवाल है हमारा। भारत में कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? तो फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण, यानी प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो लाल मिट्टी की अगर हम विशेषता की बात करें तो लाल मिट्टी का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में है जहां रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है। यह मृदा अत्यधिक निच्छालित है। लाल मिट्टी में लोहे, एल्युमिनियम तथा चूने का अंश अधिक तथा जीवाश्म पदार्थ नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी इसमें पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है 95 नंबर की, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? तो पवनों का जो मौसमी उत्क्रमण है किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? तो याद रखना है यह दोस्तों मानसून जलवायु का जो है दोस्तों अभिलक्षण है, ये पवनों का मौसमी उत्क्रमण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 96 नंबर की, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? ये कौन सा है? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि मैंग्रोव वन भी मिलता है, मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यह है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 97 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कौन सा एक कृत्रिम झील है? तो कोडई कनाल जो है दोस्तों वह एक कृत्रिम झील है जो कि कहाँ पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। जबकि कोलेरू जो कि आंध्र प्रदेश में, नैनीताल जो कि उत्तराखंड में, रेणुका जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये तो इम्पोर्टेंट हो गया। ये कैसा है? तो ये प्राकृतिक झील है, यानी नेचुरल लेक है ये सब। जबकि आर्टिफिशियल लेक कौन सा है? तो कोडाई कनाल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के देशांतर के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो यह शहर है दोस्तों बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है दिल्ली के देशांतर के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से
किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है? तो एथेनॉल की खेती किसके लिए एथेनॉल के लिए किस फसल की खेती की जाती है? तो याद रखना जेट्रोफा की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है कि टोटल जो है दोस्तों, एक बार पहले मैं इसे बता देता हूँ फिर मैं बोलूँगा कुछ। भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम की समस्या को जो है दोस्तों उजागर करने के लिए आयोजित किया गया था। उजागर हो जाएगा तो रैली फॉर वैली, तो यह किसके लिए उजागर किया गया था? तो रिसेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस पर्सन, यानी विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए चलाया गया था रैली फॉर वैली। ठीक है, तो ये था ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन इसमें 200 दिए गए हैं, जिसमें से क्या क्या है सब्जेक्ट, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है और इकोनॉमिक्स का है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी से रिलेटेड सवाल को देखेंगे और उसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम लोग जो है दोस्तों सवालों को देखेंगे। ठीक है, तो आज का अगर ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसका PDF मैंने बता रखा है कि पूरा जैसे ही वीडियो ये समाप्त होगा इसका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इस पूरे वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।